गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस की क्लास और एनबीएफ पब्लिक स्कूल दोनों में। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 3 जैसा कि आपको पता होगा जेनेटिक्स है, जिसको कि अनुवांशिकी भी कहा जाता है। देखिएगा, जेनेटिक्स जिसको कि अनुवांशिकी भी कहा जाता है। जेनेटिक्स और अनुवांशिकी क्या है, अनुवांशिकी क्या रोल रहेगा, किस तरह से कैरेक्टर्स कन्वे होंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, क्या प्रभाव पड़ेगा जीन का, गुणसूत्रों का सजीवों पर, उनकी आने वाली पीढ़ियों पर, तमाम जानकारी इस चैप्टर में हम लेने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना की कि मैसेज क्या है चैप्टर का हमारे लिए। देखिएगा, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन जिसको कि अपन कहते हैं, इंट्रोडक्शन। देखिए, इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं उस चीज़ की। इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे मोस्टली जीन के बारे में, यानी जीन क्या है, जीन किसके बने होते हैं, जीन की उपस्थिति कहाँ है, जीन की वजह से लक्षण किस तरह से प्रभावित होंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में जीन किस तरह से अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाले हैं, ये जानकारी इस चैप्टर में लेंगे। फिर इसके बाद कुछ हम छोटी छोटी परिभाषाओं की बात भी करेंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में जो मुख्य काम रहा है वे काफ़ी फेमस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का रहा, जिनको कि ग्रेगोर जॉन मेंडल कहा जाता है। तो मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए, क्यों उसी पौधे को चुना, उनको प्रयोगों में सफलता मिली या नहीं मिली, कौन कौन से लॉज उनके द्वारा, नियम उनके द्वारा दिए गए, तो ये सभी जानकारी हम इस चैप्टर में लेंगे। तो ये थी प्रस्तावना। अब शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है हम उसी को क्लैरिफाई करते हैं, क्या मतलब है आखिर अनुवांशिकी का। देखिएगा, अनुवांशिकी हम पढ़ रहे हैं, ये बायोलॉजी वाला पार्ट, तो सिंपल सी बात है, अनुवांशिकी कहीं ना कहीं बायोलॉजी से लिंक है, यानी इसका जीव विज्ञान से गहरा नाता है, रिश्ता है। उसी को लेकर इसके लिए परिभाषा आपके लिए आ रही है। जीव विज्ञान की वह शाखा, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। बात करें शब्द की, जो शब्द आनुवंशिकी आप सामने देख पा रहे हैं, आपके हाथ में बुक है तो वहां पे आप देख पाएंगे। इस शब्द को दिया था एक वैज्ञानिक ने जिनका नाम है बेटसन। बेटसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अनुवांशिकी नामक शब्द का प्रतिपादन किया। जैसा कि हमने कहा, वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाएगा, तो पहले हम बात कर लेते हैं वंशागति की। क्या है वंशागति? देखिएगा, वंशागति क्या है। अब इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, सजीव। देखिए, जनक है, जनक से संतति का उत्पादन होता है। जनन चाहे अलैंगिक हो या लैंगिक हो, दोनों प्रकार के जन्म में सीधा सा फॉर्मूला काम करता है, जनक से संतति का निर्माण होता है। हालांकि आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि बिना जनक के भी संतति का उत्पादन किया जा सकता है। एक छोटी सी अतिरिक्त जानकारी आपको देना चाहूँगा, स्टेम सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, और वो स्टेम सेल्स कुछ पर्टिकुलर विशेष स्थानों पर से निकाली जाती हैं। जैसे कि भ्रूण की बात करें, एम्ब्रियो जो होता है, भ्रूण में सर्वाधिक मात्रा में विकसित प्रकार की स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, हमारे भी अंगों में भी स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। इन स्टेम सेल को लेकर शरीर के किसी अंग का, इवन शिशु का भी निर्माण किया जा सकता है। तो आज विज्ञान की प्रगति को अगर अपन देखें तो वहाँ स्टेम सेल के द्वारा भी शिशु का उत्पादन किया जाना संभव हो सका है। बिना जनक के भी संतति का उत्पादन किया जाना अब संभव प्रतीत होने लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनक से संतति का निर्माण होगा। अब जनक से संतति जब बनेगी तो जनक से लक्षण जो है वो भी यहाँ स्थानांतरित होंगे, यानी लक्षण जो है वो संतति में जाएंगे। कौन से लक्षण संतति में जाएंगे? क्या सभी लक्षणों का स्थानांतरण जनक से संतति में होगा? तो यहाँ दो बातें आती हैं। अगर जनन अलैंगिक वाला है, जिसमें एक ही जनक भाग ले रहा है, तो उस केस में सभी लक्षण जनक से संतति में स्थानांतरित होंगे। क्यों? जनक एक ही है, तमाम लक्षण जनक से संतति में जाएंगे। लेकिन अगर जनन आपका लैंगिक वाला है,
उस केस में वही लक्षण स्थानांतरित होंगे। जो लक्षण कैसे वाले हैं, जो लक्षण वंशानुगत हैं या हम कहें जो लक्षण आनुवांशिक हैं। वंशानुगत या आनुवांशिक लक्षण ही जनक से संतति में स्थानांतरित होंगे। फिर से सुनिएगा, अगर जनन लैंगिक वाला है तो लैंगिक जनन में वंशानुगत लक्षण ही जनक से संतति में स्थानांतरित होंगे। जो अवंशानुगत लक्षण है, जैसे एग्जाम्पल बात करें कौन से वंशानुगत हैं, एक एग्जाम्पल तो अपन ले ही सकते हैं। मान लीजिए एक्सीडेंट में किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, तो ये लक्षण कैसा है? आनुवांशिक नहीं, ये उपार्जित लक्षण है, क्योंकि उस सजीव ने अपने जीवन काल में उस लक्षण को अर्जित किया है। ऐसे लक्षणों को कहा जाता है उपार्जित लक्षण। पहली बात, उपार्जित लक्षण डीएनए में या जीन में कोई परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो लक्षण कभी भी जनक से संतति में स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं। तो कौन से लक्षण जाएंगे? वो लक्षण जिनके द्वारा जीन में परिवर्तन हो जाता है, डीएनए में परिवर्तन हो जाता है, वो होते हैं वंशानुगत लक्षण, और वही लक्षण जनक से संतति में स्थानांतरित होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल इसका भी ले सकते हैं, आंखों का रंग। अधिकांशतया माता पिता की आंखों का जो रंग होता है, अधिकांशतया वही जो आंखों का रंग का लक्षण है संतति में भी पाया जाता है। ये अधिकांशतः है, अभी क्यों एक्सेप्शन सभी जगह मिलते हैं, कई बार मामला उल्टा भी हो जाता है। हम एक और लक्षण अगर लें, देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। माता पिता की हाइट मान लीजिए बहुत अच्छी है, तो ऐसा माना जाएगा, अब ये लक्षण आनुवांशिक माना जाएगा, लेकिन देखिए चेंज आता है, अपवाद यहाँ पर भी आ जाता है। माता पिता की हाइट अच्छी है तो ये मान के चला जाता है कि जो संतति है उसकी हाइट अच्छी वाली होगी, लेकिन रिवर्स भी हो गया, माता पिता की हाइट बहुत अच्छी है, संतति बैठी है कि बैठा है, खड़ा है कि खड़ी है, पता ही नहीं है, मतलब हाइट उनकी कम है, तो ये एक्सेप्शन में माना जाएगा, ये अपवाद स्वरूप आया हुआ लक्षण माना जाएगा। जनरली जो लक्षण हैं आनुवांशिक वाले वो सभी स्थानांतरित हो जाते हैं, लेकिन वही कौन से वाले? आनुवांशिक वाले सभी स्थानांतरित होंगे, उपार्जित लक्षण कभी भी स्थानांतरित नहीं होते हैं। अब आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं वंशागति की। क्या मतलब है? देखिएगा, हमने कहा जनक से लक्षण जा रहे हैं संतति में, इसी प्रक्रिया को नाम दिया जाता है वंशागति। जनकों से आनुवांशिक लक्षणों का संतति में जाना ही वंशागति कहलाता है। जनकों से आनुवांशिक लक्षणों का संतति में जाना ही वंशागति कहलाता है। इस शब्द का प्रतिपादन किया गया था स्पेंसर के द्वारा। एक अलग वैज्ञानिक स्पेंसर ने वंशागति शब्द का प्रतिपादन किया, यानी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही कहलाता है वंशागति। दूसरा जो हमने यहाँ लिया शब्द विभिन्नता, जनकों से संतति में लक्षणों के स्थानांतरण के दौरान संतति के लक्षणों में आए परिवर्तन को ही विभिन्नता कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, जनकों से संतति में लक्षणों के स्थानांतरण के दौरान संतति के लक्षणों में आए परिवर्तन को ही, भाई देखिए विभिन्नता मतलब अंतर आ गया है, नए लक्षण आ गए हैं। अभी एग्जाम्पल की बात करें, अभी अभी हमने कहा माता पिता की हाइट अच्छी है, संतति कैसी होनी चाहिए थी? अच्छी हाइट वाली होनी चाहिए थी। क्या हुआ? उल्टा हो गया मामला, जो संतति बनी जो है वहाँ पे वो बोना है या बोनी हाइट कम हो गई है, तो ये क्या है? ये विभिन्नता है। आंखों का कलर माता पिता का मान लीजिए ब्लैक ब्लैक है, काला काला, आई का कलर, संतति का आई का कलर हो गया ब्लू सा, क्या हो गया? सवाल बड़ा ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्या वजह है जिसने विभिन्नता को जन्म दे दिया? तो देखिए इसके दो कारक आते हैं। सबसे पहला कारक आता है आंतरिक कारक, जो जीन की वजह से आएगा, यानी जीन में परिवर्तन हुआ तो लक्षणों में परिवर्तन आ गया। दूसरा कारक आता है वातावरणीय कारक। जलवायु आप पढ़ते हैं एसएसटी में, एक होता है जलवायु, एक होता है मौसम और एक होता है ऋतु। मैं थोड़ी सी चर्चा इन पर भी करना चाहूँगा क्योंकि जलवायु का प्रभाव पड़ता है लक्षणों पर भी। देखिए जलवायु होता है तापमान, आर्द्रता और वायुदाब की लंबी अवधि, मतलब कई ईयर्स तक की, कई वर्षों तक की अवधि को हम कहते हैं जलवायु, जो लंबी अवधि तक चलेगा। क्या? तापमान, आर्द्रता और वायुदाब की लंबी अवधि को हम कहते हैं जलवायु, जो कई वर्षों तक चलेगा। फिर आती है ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु। आप समझ गए होंगे ऋतु कुछ महीनों तक की अवधि है, कुछ महीनों तक की किसकी अवधि? तापमान की, आर्द्रता की, वायुदाब की कुछ महीनों तक की स्थिति को कहा जाता है ऋतुएं। अब एक आता है मौसम। मौसम जैसे कि आप पढ़ते हैं डेली पेपर के अंदर, आज जो है जयपुर में बादल छाए रहेंगे, निवारू रोड पे बारिश होगी। फिर आपने अगले दिन पढ़ा आज जो है
निवारू रोड पर बारिश होगी, लेकिन अधिकांश भागों पर बादल छाए रहेंगे। अगले दिन बूंदाबांदी होने की संभावना है। मतलब हर दिन जो है मौसम बदलता रहता है। मतलब मौसम का मतलब क्या हुआ, जहां तापमान, वायुदाब और आर्द्रता की कुछ घंटों की जो स्थिति होती है उसको हम कहते हैं मौसम। मौसम हर दिन का चेंज, इवन मॉर्निंग में अलग था, इवनिंग में अलग मौसम हो गया। सुबह बादल थे काले, शाम को आकाश हो गया साफ, धूप पड़ रही है तेज वाली। ये क्या हुआ, ये मौसम में आया परिवर्तन है। तो दोनों कारक विभिन्नताओं को जन्म देते हैं। इसके बाद ये हमने आज प्रस्तावना पूरी कर ली है। इसके बाद हम बात करेंगे आनुवांशिकी से संबंधित कुछ परिभाषाओं की। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।